शाहीन कभी परवाज़ से थक कर नहीं गिरता, पर दम है अगर तो तू नहीं कोई खतरा इफ्तदाद। अनुषा की मौत का सदमा कुछ अरसा रहा, फिर सब अपनी अपनी जिंदगी में मगन हो गए। एफए के बाद शायान ने बीबीए में दाखिला ले लिया और शहरयार ने फौज में जाने का सोचा। उनकी राहें जुदा हो गई थीं, लेकिन दिल आज भी एक दूसरे से जुड़े हुए थे, क्योंकि जहाँ रूह के रिश्ते हों वहाँ ज़मीनी फासले कोई मायने नहीं रखते। शहरयार फौज की ट्रेनिंग के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी मुकम्मल कर रहा था। ट्रेनिंग खत्म होने के कुछ अरसा बाद ही उसका शानदार रिकॉर्ड देखते हुए उसे एक बहुत अहम केस पर भेजा गया। अब उसकी पढ़ाई भी मुकम्मल हो गई थी। ये केस एक माफिया गैंग के खिलाफ था। वो बच्चों की स्मगलिंग के साथ साथ इंसानी अज़ा बेचते, हीरे, हथियार और ड्रग्स की स्मगलिंग जैसे कामों में मुलविस थे। ये केस जिस गैंग के खिलाफ था उसका नाम कोबरा गैंग था। शहरयार इस वक्त कैप्टन के ओहदे पर फाइज था और अपनी टीम का लीडर था। ये टीम 5 लोगों पर मुश्तमिल थी: कैप्टन शहरयार, कैप्टन तैमूर, कैप्टन जिब्रील, कैप्टन मिन्हा और लेफ्टिनेंट हैदर। ये टीम अल्फा 5 के नाम से जानी जाती थी। केस की कोई लीड मिली तैमूर? शहरयार ने सरबराही कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। अल्फा 5 इस वक्त मीटिंग रूम में मौजूद थे। यस सर, खबर मिली है कि 2 दिन बाद ही कोबरा गैंग की एक बहुत बड़ी डील होने वाली है। सर, कभी इम्कान है कि ये डील कोबरा गैंग और कुछ रईज़ादों के दरमियान होने वाली है। उनका ताल्लुक अमेरिका से है। आपकी बार कैप्टन जिब्रील ने गुफ्तगू में हिस्सा लिया। लेकिन ये डील कहाँ होने वाली है और किस वक्त? कैप्टन मीना ने सवाल पूछा। ये डील रात 2 बजे लाहौर में होने वाली है। जगह हमें मालूम हो गई है। इंशाल्लाह इस बार वो लोग नहीं बचेंगे, लेफ्टिनेंट हैदर ने जवाब दिया। ठीक है टीम, सब लाहौर जाने की तैयारी करो। हम कल सुबह फजर के बाद लाहौर के लिए रवाना होंगे। शहरयार अपनी बात कहकर उठ गया, जिसका मतलब था कि मीटिंग बर्खास्त हो चुकी है। अगली सुबह वो लोग लाहौर के लिए रवाना हो गए। उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं था। उन्होंने प्लान तरतीब दिया, हर बारीकी पर नज़रसानी की और अल्फा 5 अपनी मतलूबा तैयारी करके फ़ौरन कोबरा गैंग की मीटिंग की जगह पर पहुंचे। वो बंद फैक्ट्री थी। अंदर मौजूद लोग ज़रूरत से ज़्यादा खुदएतमाद थे या फिर हद से ज़्यादा बेवकूफ़, क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी का कुछ इंतज़ाम ना था। वो लोग मीटिंग में इतने मसरूफ़ थे कि उस पास भी कोई होश ना था। मेरे 3 गिनने पर सब एक साथ हमला करना, शहरयार ने अपनी टीम को कहा। ओके सर। कैप्टन तैमूर ने थम्स अप का इशारा दिया। 1, शहरयार ने गिनती शुरू की। 2, सबकी नज़रें हदफ पर जमी थीं। 3, शहरयार की 3 गिनते ही सब अंदर की तरफ भागे। लेफ्टिनेंट हैदर और कैप्टन जिब्रील ने हिफाजत पर मामूर कुछ गुंडों को जेर किया। कैप्टन शहरयार और कैप्टन तैमूर ने डील में मुलविस लोगों को काबू किया और कैप्टन मिन्ना ने हीरे संभाले जो करोड़ों की मालियत के थे। सर, सब कुछ अंडर कंट्रोल है, कैप्टन जिब्रील ने इतला दी। गुड जॉब गाइस। शहरयार ने उन सबको शाबाश दी। इतनी देर में कुछ फौजी एहलकार भी वहाँ पहुँच गए। तैमूर, तुम हैदर और मिन्हा इन सबको लेकर जाओ बाकी फौजियों के साथ। इनसे अच्छी तरह पूछ-गुछ करो। तब तक मैं और जिब्रील उस जगह को अच्छे से छान मारते हैं। कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलेगा यहाँ। शहरयार ने सबको ऑर्डर दिया और सब अपने अपने कामों की तरफ मुतवज्जे हो गए। शहरयार और जिब्रील ने फैक्ट्री की तलाशी लेना शुरू कर दी। हर चीज़ धूल मिट्टी से हटी हुई थी, यूँ जैसे ये फैक्ट्री सालों से बंद हो। बस एक वो जगह साफ थी जहाँ वो लोग मीटिंग कर रहे थे। कुछ मिला? शहरयार ने जिब्रील से पूछा। नहीं सर, फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं। फैक्ट्री की पिछली साइड चेक की है? शहरयार ने किसी उम्मीद के तहत पूछा। जी सर, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं है। जिब्रील के चेहरे पर मायूसी फैली थी। 1 मिनट जिब्रील, तुम्हारे पास इस फैक्ट्री का ब्लूप्रिंट था ना, वो निकालो ज़रा, शहरयार ने किसी ख्याल के तहत कहा। ये देखो जिब्रील, यहाँ एक तहखाना भी है, हमने अब तक वहाँ नहीं देखा। शहरयार की आंखें चमकने लगीं। फिर वो लोग ब्लूप्रिंट के हिसाब से तहखाने की तरफ बढ़े, जिसे ढूंढना बिल्कुल आसान ना था। वो लोग सीढ़ियों से होते हुए तहखाने के अंदर गए। वहाँ बहुत से कार्टन्स पड़े थे। वो एक एक करके इन कार्टन्स को हटाने लगे। ये सब तो खाली है सर, जिब्रील ने हैरत से कहा। हाँ, शायद कुछ वक्त पहले ही उन्हें खाली किया गया है। आगे चलकर देखते हैं, शायद कुछ और मिल जाए, शहरयार ने कहा और वो लोग चौकन्ना अंदाज में आगे बढ़े। जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ते वो रास्ता एक सुरंग में बदलता जाता। पूप फूट पड़ी थी। वो लोग जैसे ही सुरंग के दहाने पर पहुंचे, वहाँ एक चमचमाती BMW खड़ी थी। इतनी महंगी गाड़ी का ऐसी जगह पर होना अचंभे की बात थी। जिब्रील, इस गाड़ी को कस्टडी में लो और इसकी डिटेल्स पता करो। शहरयार ने जिब्रील को ऑर्डर दिया और वापस रवाना हो गया। एक चीज़ जो इस केस में से मुसलसल तंग कर रही थी वो ये थी कि ये फैक्ट्री ब्रिगेडियर ख़याम खलील के नाम थी। उन लोगों ने कुछ उगला? अल्फा 5 अपने ठिकाने पर मौजूद थे। वो लोग टीवी लाउंज में आरामदेह हालत में बैठे थे। मिन्हा सबके लिए कॉफ़ी ले आई थी, जबकि शहरयार ने पूछा। नहीं सर, उन लोगों को हर तरह से टॉर्चर करके देख लिया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, कैप्टन तैमूर ने मायूसी से बताया।
शहरयार ने हनकारा भरा। और उस गाड़ी का क्या बना जो हमें मिली थी? शहरयार ने गैर मुरई नुक्ते को देखते हुए पूछा। सर, वो गाड़ी किसी जावियार खान के नाम पे है। मैंने पता किया है, ये बंदा सियासत में शामिल है, अपने इलाके का MNA है, इसके अलावा अपना खुद का बिजनेस भी है। कैप्टन जिब्रील ने कहा। मतलब बंदा काफ़ी ताकत वाला है, उस पर हाथ डालना आसान नहीं होगा। लेफ्टिनेंट हैदर ने गुफ्तगू में हिस्सा लिया। एक और अहम बात सर, जिन लड़कों को कोबरा गैंग के साथ डीलिंग की थी, उसमें एक लड़का जावियार खान का बेटा जवार खान भी है, बाकी दोनों अमरीकी हैं। कैप्टन मिन्हा ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा। मतलब इस केस का अगला सिरा जावियार खान के घर खुलेगा। शहरयार ने हतमी अंदाज में कहा। अब वो लोग आगे के लाएमल तरतीब देने लगे। 1 माह बाद जावियार हवेली पूरी शानो शौकत से खड़ी थी। उसकी शानो शौकत देखकर कोई नहीं कह सकता था कि इस हवेली की बुनियादों में बहुत से सियाराज दफन हैं। ड्राइवर, गाड़ी निकालो, मुझे मॉल जाना है। माया खान, जावियार खान की इकलौती लाडली और बिगड़ी हुई बेटी, मुलाजमों को अपने जूते की नोक पर रखने वाली, एक ड्राइवर के इश्क में बुरी तरह गिरफ्तार हो चुकी थी। शहरयार, जो पिछले 1 महीने से जावियार हवेली में ड्राइवर की नौकरी कर रहा था, उससे सब्र का घूंट पड़ा। ये लड़की बहाने बहाने से उसके करीब आने की कोशिश करती थी और ये चीज़ उसे सख्त खौफ में मुब्तला करती थी। चलें मैडम, शहरयार ने अदब से कहा और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। तुम सबसे इसीलिए दे अंदाज में बात करते हो या मैं स्पेशल केस हूँ? गाड़ी में बैठने के बाद माया ने बात का आगाज़ किया। मैं लड़कियों से ऐसे ही बात करता हूँ मैडम। शहरयार ने गुस्सा जब्त किया। अच्छा, मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? ये सवाल शहरयार के लिए गैर मुतवक्के था। इसने फ़ौरन गाड़ी के ब्रेक पर पाँव रखा। मैं कुछ समझा नहीं मैडम। शहरयार ने बैक व्यू मिरर से उसकी तरफ देखा। चलो मैं फिर पूछती हूँ, क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ खान? वो लड़की ज़रूरत से ज़्यादा बोल्ड हो रही थी और शहरयार को ऐसी लड़कियां जहर लगती थीं। इससे नामहसूस अंदाज में गाड़ी हवेली की तरफ मोड़ ली। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया खान। शहरयार के चुप रहने पर वो फिर बोल पड़ी। आप सच जानना चाहती हैं? हाँ। सुन लेंगी सच? आजमा कर देख लो। तो सुनिए मिस माया खान, आप जैसी बेबाक लड़कियों से नफरत है इस खान को। शहरयार के अल्फाज जहर में डूबे निश्चर थे माया खान के लिए। वो लोग हवेली पहुंच चुके थे। माया गाड़ी से निकले तो लड़खड़ाते हुए अंदर की जानिब बढ़ी। शहरयार ने जहर खान नजरों से उसकी जानिब देखा। इंसान को ज़रूरत से ज़्यादा खुद एतमाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ये खुद एतमादी टूटती है तो उस इंसान की ज़ात बिखर कर रह जाती है, बिल्कुल किसी भरपूर रेत की तरह। जावियार खान इन दिनों बहुत परेशान था। जब से कोबरा गैंग की मीटिंग नाकाम हुई थी, जावियार खान का कुछ पता नहीं था। पहले तो उसे लगा शायद उसके डर की वजह से वो छुपा हुआ है, लेकिन अब उसे सच में फिक्र होने लगी थी। अचानक उसे माया का ख्याल आया। पिछले कुछ दिनों से वो उससे भी मुकम्मल तौर पर गाफिल रहा था। वो अपनी जगह से उठा और माया के कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खोलते ही शराब की बू उसके नथनों से टकराई। माया ने ड्रिंक करती थी, लेकिन ये बदबू कुछ ज़्यादा ही तेज थी। जावियार खान ने आगे बढ़कर लाइट जलाई। माया, मेरी बेटी। वो तड़प कर आगे बढ़ा। माया की हालत ज़्यादा नशे की वजह से ख़राब हो रही थी। डैड? उसने तोड़ तोड़ कर लफ्ज़ अदा किया। डैड की जान? बोलो, डैड सुन रहे हैं। जावियार खान की जान हलक में आ गई। डैड, मैं उससे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। वो कहता है इसे मुझ जैसी लड़कियों से नफरत है। आंसू टूट टूट कर उसके गालों पर गिर रहे थे। कौन कौन कहता है चंदा? डैड को बताओ। जावियार खान ने उसका चेहरा हाथों के प्याले में भरा। डैड, मुझे वो चाहिए। उसके बाद माया बेहोश हो गई। पीछे जावियार खान सोच में पड़ गया, आखिर वो शख्स है कौन जिसके पीछे उसकी बेटी इस कदर दीवानी हो रही है। वो जानता नहीं था कि वो शख्स उसकी मौत है। 2 दिन बाद रात का आखिरी पहर था। अमूमन अमीर लोग इसी वक्त सोते हैं। घर में कुछ खास नौकर ही थे। शहरयार का रिजेक्ट करना माया बर्दाश्त नहीं कर पाई और नींद की गोलियां खा लीं। मिसेस जावियार उसके पास अस्पताल में मौजूद थी। जावार खान वैसे ही ISI के कब्जे में था। शहरयार, जिब्रील, मिन्हा और हैदर खामोशी से जावियार हवेली की जानिब बढ़े। शहरयार बतौर ड्राइवर, मिन्हा बतौर शेफ़ और तैमूर बतौर सेक्रेटरी जावियार खान के लिए पिछले 1 महीने से काम कर रहे थे। वो लोग किसी सबूत की तलाश में थे, लेकिन अभी तक नाकामी का सामना हुआ था। 1 दिन बाद जावियार खान को बैरून मुल्क से वापस आना था। वो किसी बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में UK गया था। तैमूर उसी के साथ था। उनके पास एक यही मौका था घर की तलाशी लेने का। ठहर जाओ पूरी हवेली में, कोई ना कोई सबूत तो लाजमी मिलना चाहिए।
शहरयार ने सरगोशी की सी आवाज़ में कहा। वो लोग मुख्तलिफ जगहों पर फैल गए। शहरयार ने ज़ावियार खान के कमरे का रुख किया। तमाम दराजें और अलमारियां छान मारी, लेकिन कुछ ना मिला। अलबत्ता इस कमरे में एक अजीबोगरीब फूलों की पेंटिंग थी, जिसका दरमियान में से एक फूल दीवार के साथ चिपका हुआ था और इतराफ में सारे फूल बाहर उभरे हुए थे। इस पेंटिंग में कुछ तो अजीब था जो शहरयार को खटका। वो उस पेंटिंग की तरफ बढ़ा। बहुत गौर से देखने पर एक फूल कुछ मुख्तलिफ महसूस हुआ। शहरयार ने उस फूल को अंदर की तरफ दबाया। गड़गड़ की आवाज़ के साथ वो एक फूल जो दीवार के साथ चिपका हुआ था वो साइड पर हो गया और वहाँ एक छोटी सी मखमली डब्बा नमूदार हुआ। शहरयार ने वो डब्बा बाहर निकाला। उसके अंदर एक पेन ड्राइव थी। उसने वो पेन ड्राइव अपनी जेब में रखी और बाहर आ गया। बाहर निकलते ही उसे मिन्हा और जिब्रील भी मिल गए। कुछ मिला? शहरयार ने पूछा। नहीं सर, मैं स्टडी माया और ज़ाबार का कमरा देख आई हूँ, वहाँ कुछ नहीं है, मिन्हा ने बताया। और तुम जिब्रील? शहरयार ने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। मैंने किचन और बाकी कमरे चेक किए हैं, वहाँ भी कुछ नहीं है। जिब्रील ने नफ़ी में सर हिलाया। इतने में हैदर भी वहाँ आ गया। सर, एक अजीब बात सामने आई है। मुझे स्टोर रूम में कुछ प्रॉपर्टी के पेपर्स मिले हैं जो बहुत संभाल कर रखे गए हैं। ये हवेली ब्रिगेडियर ख़याम खलील के नाम है और उनकी मौत के बाद ये हवेली उनके बेटे यानी आपके नाम होता है। और कोबरा गैंग के खिलाफ बहुत ठोस सबूत मिले हैं जो इन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचने के लिए काफ़ी हैं। व्हाट? अब ये क्या चक्कर है? जिब्रील ने हैरत से कहा। मुझे एक पेन ड्राइव मिली है, उम्मीद है इसमें हमारे सारे सवालों के जवाब हों। शहरयार ने एक ट्रांस की सी कैफियत में जुमला अदा किया। इसकी हालत अजीब हो रही थी। कहाँ सोचा था कि एक गैंग को पकड़ते पकड़ते उसका माजी उसके सामने आ खड़ा होगा। अल्फा 5 और शायान के अलावा अब तक किसी को इसका मुकम्मल माजी नहीं मालूम था। बस यही कुछ लोग थे, इसका खानदान थे और इन्हीं पर वो भरोसा करता था। जिब्रील शहरयार को लेकर हवेली से निकल गया था। पीछे मिन्हा और हैदर मिले हुए सबूतों को फॉरेंसिक जांच के लिए ले गए। इसी सुबह वो लोग अपने ठिकाने पर जमा थे। शहरयार भी खुद को संभाल चुका था। सर, उन सबूतों की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है। ये सबूत बिल्कुल असली हैं। मिन्हा ने बात का आगाज़ किया। और पेन ड्राइव में क्या था? शहरयार ने बेतासुर चेहरे के साथ कहा। सर, उसका पासवर्ड मैं हैक कर चुका हूँ। उसमें सिर्फ एक वीडियो है, जिब्रील ने कहा। शहरयार ने इशारे से उसे वीडियो चलाने का कहा और खुद वो सब जिब्रील के आसपास जमा हो गए। वो मंजर उसी फैक्ट्री का था जहाँ कोबरा गैंग की मीटिंग थी। एक कुर्सी पर ज़ावियार खान बैठा था और दूसरी कुर्सी पर लगभग उसी के उम्र के मर्द और औरत बैठे थे। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं भाई? आप दहशतगर्दों के दस्ते राज कैसे बन सकते हैं? मुझे यकीन नहीं आता आप मेरे सगे भाई हैं। वो औरत ज़ारो कतार रो रही थी। तुम्हारे खिलाफ बहुत ठोस सबूत लगे हैं हाथ ज़ावियार। तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे? उस आदमी ने सर्द अंदाज में कहा। वो सबूत मुझे दे दो ख़याम खलील, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा और मैं ये भी लिहाज नहीं करूँगा कि तुम मेरे बहनोई और मेरे बहन के शौहर हो। ज़ावियार खान ने भी उन्हीं के अंदाज में कहा। अब अगली मुलाकात अदालत में होगी, ब्रिगेडियर ख़याम खलील ने कहा और वहाँ से अपनी बीवी को लेकर चले गए। वीडियो ख़त्म हो चुकी थी, जबकि शहरयार की आंखें खून छलका रही थीं। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ज़ावियार खान उसका सगा मामू है। इतने में शहरयार के मैसेज की टोन बजी। तैमूर ने एक वीडियो भेजी थी। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ रही थी, शहरयार का खून खौल रहा था। अब ज़ावियार खान को दर्दनाक मौत से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती थी। ज़ावियार खान 5 करोड़ की डील फाइल करने के बाद बहुत खुश था। तैमूर किसी साए की तरह हर वक्त उसके साथ था। उसकी शर्ट की पॉकेट में एक पेन कैमरा लगा था जिसे वो हर वक्त ऑन रखता था। अब भी मीटिंग से फारिग होकर वो गाड़ी में आया था। ज़ावियार खान पिछली सीट पर और तैमूर ड्राइवर के साथ पैसेंजर सीट पर बैठा था। कहाँ जाना है सर? तैमूर ने मुअद्दिब अंदाज में पूछा। क्लब चलो, आज जश्न मनाएंगे। ज़ावियार खान ने बेहंगम कहका लगाया। तैमूर ने ड्राइवर को क्लब चलने का इशारा किया। 6 पेनी क्लब पहुंचकर ज़ावियार गाड़ी से उतरा। तुम भी चलो शाह, उसने तैमूर को कहा। वो सब्र का घूंट पीकर रह गया। जाओ ज़रा 2 बोतलें तो पकड़ कर लाओ, उसने तैमूर को कहा। इस दौरान 2 लड़कियां नीम भरीना लिबास में उसके पास आकर बैठ गईं। जब तैमूर शराब की बोतलें ले आया तो वो लड़कियां ज़ावियार खान को शराब पिलाने लगीं। कुछ तैमूर के पास आने की कोशिश में थीं, लेकिन उसने उन्हें बुरी तरह धुतकार दिया। ज़ावियार खान जब पूरी तरह नशे में धुत हो गया तो तैमूर उसे वापस होटल ले आया जहाँ वो लोग मुकीम थे। तुम्हें पता है शाह, तुम बिल्कुल मेरी बहन जैसे हो, ज़ावियार खान ने लड़खड़ाते लहजे में जवाब दिया। मुझे वो बहुत प्यारी थी, लेकिन जब उसे पता चला कि मैं दहशतगर्दों का दस्तेराज हूँ तो उसने मुझे छोड़ दिया। मुझ पर अपने शौहर को फौकियत दी।
مجھے بہت غصہ آیا۔ زاویار خان کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ تیمور نے پین کیمرہ چیک کیا، ریکارڈنگ ہو رہی تھی۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ اس نے پوری اسٹار لہجے میں پوچھا۔ میں نے اس کو مار دیا۔ زاویار خان کو ہچکی آئی۔ کیسے؟ میں نے خیام اور نائمہ، شہریار کی ماں، کو بم دھماکے میں اڑا دیا۔ وہ جس فوج کی تقریب میں جا رہے تھے، میں نے اس تقریب میں بم دھماکہ کروا دیا۔ ان کا ایک بیٹا تھا، شہریار خیام۔ میں نے اس کو 1 کروڑ میں دہشت گردوں کو بیچ دیا۔ وہ خیام خلیل کے دشمن تھے۔ اب تک تو وہ مرکھپ۔ اس سے پہلے وہ بات مکمل کرتا وہ بے ہوش ہو گیا۔ تیمور اپنے کمرے میں آیا۔ اس نے سب سے پہلے ریکارڈنگ دیکھی، اس کی 3 کاپیز بنائی اور ایک ویڈیو شہریار کو بھیج دی۔ زاویار خان کو ہوش آیا تو اس کے سر میں شدید درد تھا۔ کل رات کا ایک منظر بھی اسے یاد نہ تھا۔ اتنے میں تیمور کمرے میں آیا۔ گڈ مارننگ سر۔ شاہ، کل کچھ ہوا تھا کیا؟ مطلب میں نے کل تمہیں کچھ بتایا تھا کیا؟ اس نے اپنے دکھتے سر کو دباتے ہوئے پوچھا۔ نہیں سر، کچھ بھی نہیں ہوا کل۔ تیمور نے اسے سرد نظروں سے دیکھا تھا۔ زاویار نے ہنکارا بھرا۔ سر، آج شام 5 بجے واپسی کی فلائٹ ہے۔ تیمور نے اطلاع دی اور کمرے سے نکل گیا۔ وہ لوگ رات 9 بجے پاکستان پہنچے۔ ابھی زاویار خان نے گھر میں قدم رکھا ہی تھا کہ اس کا فون بجا۔ اس وقت تیمور اس کے ساتھ نہیں تھا۔ ہیلو مسٹر زاویار، آپ کی بیوی اور بیٹی کا کار ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی ہے۔ آپ لاشوں کی شناخت کے لیے سٹی ہاسپٹل آ جائیں۔ آسمان تھا جو زاویار خان کے سر پر گرا تھا۔ وہ الٹے قدموں باہر بھاگا۔ ڈرائیور، گاڑی نکالو جلدی! وہ دہاڑا۔ شہریار سرونٹ کوارٹر سے باہر آیا۔ اس کے چہرے پر بہت پتھریلے اور سخت تاثرات تھے۔ سٹی ہاسپٹل چلو! اس نے ماتھے پر سے پسینہ پہنچا۔ اتنے میں اس کا فون پھر بجا۔ اس نے مکان کے انداز میں فون کان سے لگایا۔ سر، آپ کی فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے، اسی فیکٹری میں جس میں آپ نے 10 کروڑ انویسٹ کیے ہیں۔ خبر کا سننا تھا کہ اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ اسے ایک ایک کر کے اپنے گناہ یاد آنے لگے۔ کیسے اس نے دہشت گردوں کو ملک کے راز بیچے، کیسے اس نے اپنے بہن بہنوئی اور نہ جانے کتنے فوجیوں کو دھماکے میں شہید کروایا، کیسے اس نے اپنے ہی بھانجے کو دہشت گردوں کو بیچ دیا اور مڑ کر اس کی خیر خبر بھی نہ لی۔ کتنے بار دہشت گردوں کا دستے راست بنا تھا۔ ایک ایک منظر اس کی نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ اچانک گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ وہ بغیر سوچے سمجھے گاڑی سے نکلا۔ ایک بار پھر اس کی سانس حلق میں اٹکا۔ وہ اسی ہال کے سامنے کھڑا تھا جہاں اس نے بہت سال پہلے فوج کی تقریب میں بم دھماکہ کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کے حواس قابو میں آتے، کسی نے اس کے سر کے پیچھے زور سے کوئی چیز ماری اور اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس کا بے سود وجود زمین پر پڑا تھا۔ شہریار اور شایان اس کے آس پاس کھڑے ہوئے۔ شایان کو وہ فون پر ساری بات بتا چکا تھا اور وہ پہلے ہی فلائٹ لے کر اس کے پاس آ گیا تھا، کیونکہ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی بھی حال میں اپنے دوستوں کو اکیلا نہیں چھوڑتے۔ اس کا کیا کرنا ہے شہری؟ شایان نے حقارت سے زاویار خان کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس وقت اس کے پاس صرف وہی موجود تھا۔ اس نے الفا 5 کو اس منصوبے میں شامل نہیں کیا تھا۔ اس کو اندر لے جا کر رسیوں سے باندھ دو۔ اس کی موت اتنی دردناک ہوگی کہ آج کے بعد سارے مجرم لوسیفر کے نام سے کانپیں گے۔ شہریار کا لہجہ اتنا سر تھا کہ ایک لمحے کے لیے شایان بھی کانپ گیا۔ 2 گھنٹے بعد زاویار خان کو ہوش آیا۔ کوئی ہے یہاں؟ کھولو مجھے! شہریار چلتا ہوا اس کے سامنے آیا۔ شایان اندھیرے میں کھڑا تھا، البتہ وہ کیمرے میں ایک ایک منظر ریکارڈ کر رہا تھا۔ شہریار ہوڈی پہن چکا تھا جس سے اس کا آدھا چہرہ واضح نہ تھا۔ آنکھیں چھپ گئی تھیں۔ اب اسے پہچاننا ممکن نہیں تھا۔ مجھے پہچانا ماموں جان؟ شہریار کی آواز سرد تھی، جبکہ ماموں جان سن کر زاویار خان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کون ہو تم؟ اس نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ عذاب الہی، لوسیفر، ڈیمونیوں، شیطان، جو مرضی کہہ لو۔ اس نے ایک کھوکھلا کہکا لگایا۔ اس کے بعد اس نے خفیہ جیب سے تیز دھار خنجر نکالا۔ اس کے قریب جا کر سب سے پہلے اس کی زبان کاٹی، اس کے بعد ایک ایک کر کے اس کے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹیں، پھر اس کے پاؤں کاٹے ایک ہی جھٹکے سے۔ اس کے بعد اس نے زاویار خان پر پیٹرول چھڑکا اور اسے زندہ آگ لگا دی۔ اس نے آنکھیں اس لیے نہیں نکالی کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ زاویار خان اپنی موت اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اس کے بعد وہ کیمرے کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ میرے ملک کے دشمنوں، میں لوسیفر ہوں تم سب کے لیے۔ کوشش کرنا میری نظروں میں نہ آؤ، ورنہ زاویار خان سے بھی برا حال ہوگا تم سب کا۔ اور اس کے بعد وہ کیمرے کے سامنے سے ہٹ گیا۔ زاویار خان کی لاش جل کر کوئلہ ہو چکی تھی
آج ایک فرعون کا خاتمہ ہوا تھا اور ایک انسان شیطان بن گیا تھا۔ اس ویڈیو کو ڈارک ویب پر اپلوڈ کر دیا گیا تھا۔ اس ویڈیو کے بعد انڈر ورلڈ میں وہ لوسیفر کے نام سے بہت جلدی مشہور ہوا۔ مافیا اس کے نام سے کانپتا تھا۔ صرف شایان کو پتا تھا کہ لوسیفر کی اصل شناخت کیا ہے۔ وہ اپنی ٹیم پر بہت بھروسہ کرتا تھا، لیکن یہ حقیقت وہ ان سے بھی چھپا گیا تھا۔ الفا 5 زاویار کے اچانک موت پر حیران تو ہوئے تھے، لیکن شہریار کو مطمئن دیکھ کر چپ ہو گئے۔ آسانیوں سے پوچھنا منزل کا راستہ، اپنے سفر میں راہ کے پتھر تلاش کر، ذرے سے کائنات کی تفسیر پوچھ لے، قطرے کی وسعتوں میں سمندر تلاش کر۔ زاویار خان کو مارنے کے بعد وہ اور الفا 5 کوبرا گینگ کو بھی ختم کر چکے تھے۔ شہریار لوسیفر بن کر معاشرے میں موجود کالی بھیڑوں کا خاتمہ کر رہا تھا۔ اس کا پروموشن میجر کے عہدے پر ہو گیا۔ بہت سے کیسز کامیابی سے حل کرنے کے بعد اسے را ایجنٹ کے خلاف ایک کیس ملا تھا، اور مزے کی بات یہ تھی کہ کراچی اور اسلام آباد جیسے بڑے شہروں سے لڑکیاں اور ڈرگس کی اسمگلنگ کے ساتھ ساتھ ملک کے کچھ اہم راز چرانے کے بعد ان کا ٹارگٹ اورلیا کا شہر یعنی ملتان تھا۔ اس کیس میں اس نے شایان کی مدد لینے کا سوچا، اور ایک بار پھر الفا 5 ایک بڑے دشمن کو ناکو چنے چبانے کے لیے تیار تھا۔ اس نے کیس میں انڈر کور رہنے کا سوچا۔ ملتان پہنچتے ہی اس نے سب سے پہلے بیزیو کا دورہ کیا، کیونکہ ان کے اطلاع کے مطابق بیزیو سے بہت سی لڑکیاں غائب ہوئی تھیں۔ پھر وہ شایان کے آفس اس سے ملنے گیا۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اس نے کہا، مجھے تمہاری مدد چاہیے شایان۔ اس کا انداز سنجیدہ تھا۔ کیسی مدد شہری؟ شایان بھی سارے گلے شکوے بھلا کر پوچھنے لگا۔ تمہیں میرا بزنس سیٹ کرنے میں مدد کرنی ہوگی۔ میں یہاں انڈر کور کاپ کے طور پر آیا ہوں۔ دنیا کی نظر میں ایک معمولی سا بزنس مین ہوں، لیکن اصل میں بیزیو میں پروفیسر کے طور پر جاؤں گا۔ کچھ لوگوں کا آخری وقت قریب آ گیا ہے۔ آخر میں اس کی آواز سرد ہو گئی تھی۔ ایسے ہی تھے وہ دونوں، دو جسم ایک جان، ایک دوسرے کے رازدار۔ اس دن بیزیو میں نئی کلاسز کا آغاز ہوا تھا۔ شایان اسے بتا چکا تھا کہ امائزہ نے بھی اسی یونی میں ایڈمیشن لیا ہے۔ پھر اس پاگل لڑکی کو جھیلنا پڑے گا۔ خیر، مجھے اپنے کیس پر دھیان دینا چاہیے۔ شایان کی بات سن کر اس نے ٹھنڈی آ بھری۔ وہ حلیہ بدل کر یونی میں گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ کچھ لڑکے مائزہ کو تنگ کر رہے ہیں، اس کو بہت غصہ آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا، ایک الجھ لول حلیے والے شخص نے مائزہ کو بچایا۔ ان دونوں کے منظر سے ہٹنے کے بعد شہریار ان تینوں لڑکوں کے پاس گیا۔ یار، باس بہت عجیب ہیں، خود ہی اس لڑکی کو چھیڑنے کا کہہ کر خود ہی بچانے آ گئے۔ وہ لڑکے اپنی ہی دھن میں بول رہے تھے، اس بات سے بے خبر کہ کوئی چوتھا بھی تھا جو ان کی باتیں سن رہا تھا۔ شہریار مضبوط قدم چلتا ہوا ان لوگوں کے پاس آیا اور آؤ دیکھا جاتا ان کو دھنک کر رکھ دیا۔ اس لڑکی سے دور رہنا، ورنہ تمہاری ماں تمہیں روئے گی۔ شی از مائن، اونلی مائن۔ شہریار کپڑے جھاڑتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ اسے خود نہیں پتا تھا وہ کیا بول کر گیا ہے، لیکن ہمایوں خلیل پہلی نظر میں اس کی آنکھوں میں کھٹک گیا تھا۔ اس نے تیمور کو ہمایوں کی تصویر بھیج کر اس کا بایو ڈاٹا نکالنے کا کہا، لیکن کچھ خاطر خواہ فائدہ نہ ہوا۔ اس کے بعد اس نے ہمایوں کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ تب اسے پتا چلا کہ اس کی ایک بہن ہے۔ اس کی ایک بہن کا بایو ڈاٹا نکلوایا تو پتا چلا کہ اس کا نام عیشا خانزادہ ہے، لیکن وہ خود کو عیشا خلیل کہلانا زیادہ پسند کرتی تھی۔ اس کا ایک ہی بھائی ہے جس کا نام حمدان خانزادہ ہے، عرف ایچ کے ہے۔ مطلب صاف ہو گیا تھا ہمایوں ایچ کے تھا، اور اس کی خیر نہیں تھی۔ وہ تو یہ جان گیا تھا کہ جن لڑکیوں کو وہ ٹارگٹ کرنے والا ہے اس میں سے ایک امائزہ بھی ہے۔ سر، اب آپ کیا کریں گے؟ وہ لڑکی آپ کے سب سے قریبی دوست کی بہن ہے اور اب ایچ کے نشانے پر ہے۔ اس دن ISI ہیڈ کوارٹر رپورٹ کرنے کے بعد اس نے اپنی ٹیم کو تمام معاملے سے آگاہ کیا۔ جب کیپٹن منہا نے سوال کیا، میں ابھی وہی سوچ رہا ہوں سر، مجھے لگتا ہے آپ کو مسٹر ذوالفقار کے گھر رہنا چاہیے، کیونکہ امائزہ ذوالفقار ہی ہمیں ایچ کے تک پہنچا سکتی ہے۔ جبریل نے رائے دی۔ کیپٹن جبریل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر۔ کیپٹن تیمور نے بھی تائید کی۔ اسی رات شہریار خیام شایان ذوالفقار کے ساتھ اس کے گھر میں موجود تھا۔ سب نے اس کا پرجوش استقبال کیا۔ اسے پتا چلا کہ امائزہ کو بخار تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ صبح والے واقعے کو سر پر سوار کیا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ کمرہ خاص اس کے لیے مختص تھا۔ کچھ دیر بعد شایان بھی اس کے کمرے میں آیا۔ کہاں تک پہنچا تمہارا کیس؟ اس نے دروازہ لاک کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، ایچ کے کی اصل شناخت کا پتہ چل چکا ہے۔ شہریار نے گہرا سانس لیا۔ تم کچھ کہنا چاہتے ہو شہری؟ شایان جیسے اس کا چہرہ پڑ رہا تھا۔ شایان، میری بات ٹھنڈے دماغ سے سنا۔ مجھے لگتا ہے امائزہ کسی خطرے میں پڑنے والی ہے، کیونکہ ایچ کی کا نشانہ بیزیو ہے۔ شہریار نے محتاط الفاظ کا چناؤ کیا۔ شہری، تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ وہ امائزہ ہے، میری گڑیا، میری جان، اس کو کچھ نہیں ہونا چاہیے شہری۔ بولتے بولتے شایان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ کتنی خوش قسمت ہوتی ہیں وہ بہنیں جن کے پاس ان کی فکر کرنے والے بھائی ہوتے ہیں، جو انہیں محفوظ رکھنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ تم فکر مت کرو شایان،
तुम ये चिप अमायजा के मोबाइल में लगा दो, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। शहरयार ने शायान को एक चिप देते हुए कहा और वो सर हिलाते हुए कमरे से निकल गया। कुछ भी था, लेकिन अमायजा की हिफाजत सबसे अहम थी। शायान के जाने के कुछ देर बाद शहरयार को ISA हेडक्वार्टर से फ़ोन आया। मेजर डेमोनियो स्पीकिंग, उसने फ़ोन कान से लगाते हुए कहा। मेजर डेमोनियो, एक गद्दार ने मुल्क के कुछ राज चुराए हैं। इत्तला मिली है कि वो आज HK को वो राज बेचने वाला है। सही पता हमें मालूम नहीं है, लेकिन वो इलाका कब्रिस्तान के पास है जहाँ वो लोग मिलने वाले हैं। आपको जल्द अज जल्द निकलना होगा। दूसरी तरफ की बात सुनते ही शहरयार की आंखों में खून उतरा। उसका लूसीफर मोड ऑन हो चुका था। मैं पहुंच रहा हूं। उसने फ़ोन बंद कर दिया और बगैर किसी को बताए वो घर से निकल गया। जब वो कब्रिस्तान पहुंचा तो इसकी टीम भी वहीं जमा थी। अगले 2 घंटे में वो उस गद्दारे वतन को हलाक कर चुके थे, लेकिन HK उनके हाथ से निकल गया। रात के 3 बजे थे जब शहरयार घर वापस आया। किचन की लाइट जल रही थी। वो तजस्सुस के मारे आगे बढ़ा तो सामने अमायजा खड़ी थी। थोड़ी देर मुँह मारी के बाद वो इसे बागर बिल्ले का खिताब देकर जा चुकी थी। आह, ऐन दुख्तर दीवाना, शहरयार बस यही कह सका। 1 महीना गुजर गया था। हमदान बहाने बहाने से अमायजा के करीब आने की कोशिश कर रहा था, और वो लड़की भी बेवकूफ़ों की मलका थी जिसे ये सब नज़र नहीं आ रहा था। ऐसा शहरयार का मानना था। उस दिन भी हमदान ने अपने चेलों को अमायजा का रास्ता रोकने का कहा, लेकिन शहरयार को देखते ही वो दोनों 9-2-11 हो गए, और अमायजा को लगा ये सब हुमायूं यानी हमदान की वजह से हुआ है। वो रोज़ अमायजा का घर तक पीछा करता था। शहरयार को अमायजा पर बहुत गुस्सा था, क्यों वो उसे पीछा करने से नहीं रोकती थी, लेकिन वो बीच में पड़कर अपना मंसूबा ख़राब नहीं करना चाहता था। कुछ दिन बाद अलीना अमायजा से मिलने आई। उसने बहुत सी ऐसी बातें की कि अमायजा की रूह कांप गई। चौंका वो अपना झुकाव हुमायूं की तरफ महसूस कर रही थी, लिहाजा इसके दिल में खौफ खुदा ने सर उठाया। लेकिन ये सब वक्ती ही साबित हुआ। जब इंसान जानते बूझते अंधा बहरा गूंगा बन जाए, जब हलाल और हराम की तमीज़ होते हुए भी वो हराम से ना रुके, तो शैतान तो उस पर हावी होगा ही। अमायजा के साथ भी यही हुआ था। शहरयार अमायजा के रवैये में वाज़ेह तब्दीली देख रहा था। वो बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। हमदान ड्रग डेकिंग केस में जेल में था, लेकिन ठोस सबूत ना होने की वजह से उसे 1 महीने बाद छोड़ दिया गया। हमदान के वापस आते ही अमायजा बिल्कुल पहले जैसी हो गई थी, और उसका ये झुकाव शहरयार को परेशान कर रहा था। वो अपनी टीम के साथ केस कोर्ट डिस्कस कर रहा था। सर, आपको नहीं लगता ये केस बहुत लंबा चलने वाला है? लेफ्टिनेंट हैदर ने कॉफ़ी के घूंट पड़ते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, लेकिन मसला ये है कि हम इस केस को जल्दी ख़त्म भी नहीं कर सकते। शहरयार ने हामी भरी। वो क्यों सर? कैप्टन जिब्रील ने हैरत से पूछा। HK कोई आम आदमी नहीं है जिब्रील, उस पर हाथ डालना आसान नहीं होगा। अब तक हमें जितने भी सबूत मिले हैं वो उसे मुजरिम साबित करने के लिए काफ़ी नहीं है। ये केस बहुत सबर आजमा होने वाला है। शहरयार ने सर दाह भरी। इतने में उसके फ़ोन की नोटिफिकेशन टोन बजी। उसने मोबाइल देखा तो अमायजा के फ़ोन में लगी हुई चिप का सिग्नल था। उसके नंबर पर गैर शनासा नंबर से फ़ोन आया था। शहरयार के माथे पर तेवरी चढ़ी। उसने फ़ोन कान से लगाया। कुछ मोहतात बातों के बाद उसने अमायजा को कहते सुना। हुमायूं साहब, मैं आपको बहुत महज़िब और शख्सियत समझती थी, जिसे औरत की इज़्ज़त का ख्याल था, लेकिन शायद मैं गलत थी। बहुत शुक्रिया मेरी गलतफहमी दूर करने के लिए। आइंदा फ़ोन करने से इज्तनाब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अमायजा के अल्फाज ने शहरयार के दिल में एक ठंडी फवार बरसाई। चलो शुक्र है बेवकूफ़ों की मलका को कुछ तो अकल आई, उसने खुद से कहा, इस बात से अनजान कि उसके होंठों पर बहुत प्यारी मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। अमायजा की नींद बहुत पक्की थी और शहरयार ये बात जानता था। अपनी टीम को खुदा हाफिज़ कहकर वो घर के लिए निकला। सबसे पहले वो अमायजा के कमरे में गया। उसके बैग पर एक चिप लगा दी, जिसकी बदौलत उसकी हर बात बआसानी सुन सकता था। शहरयार जिस खामोशी से आया था उसी खामोशी से बाहर निकल गया। अगले दिन कुछ दिन यूनियन में बहुत मसरूफ़ गुजरे। रात के वक्त अल्फ़ा 5 के साथ बैठा पिछले कुछ दिनों की रिकॉर्डिंग सुन रहा था। अमायजा, तुम जानती हो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और निकाह का ख्वाहिशमंद हूँ। मेरे कुछ काम अटके हुए हैं जिसकी वजह से मैं मजबूर हूँ, और इन कामों के होते ही तुम्हारा घर रिश्ता भिजवाऊँगा। क्या तुम इंतज़ार करोगी? मोबाइल के स्पीकर से HK की आवाज़ आई। अल्फ़ा 5 ने एक दूसरे से खामोश नज़रों का तबादला किया। मैं इंतज़ार करूँगी। कुछ देर बाद अमायजा की आवाज़ आई, जिसने शहरयार के तन बदन में आग लगा दी थी, लेकिन वो सर तासुरात लिए बैठा रहा। बिल्ली थैले से निकल चुकी है। अब आगे का क्या प्लान है सर? मिन्हा ने पूछा। अमायजा पर कड़ी नज़र रखो। HK अपना आखिरी वार कभी भी कर सकता है। हमें पहले से ज़्यादा मुहतात रहना होगा। इसके बाद वो टीम को ज़रूरी हिदायत देने लगा। मिन्हा और हैदर हर वक्त अमायजा पर नज़र रखते थे और इसकी पल पल की खबर शहरयार को देते थे, और वो बस खून के घूंट पीकर रह जाता। शहरयार काम में बुरी तरह गर्क था। उसके फ़ोन की घंटी बजी। मेजर डेमोनियो स्पीकिंग। उसने बगैर नंबर देखे फ़ोन कान से लगाया। सर, मिस अमायजा होटल ब्लू रॉबिन में HK के साथ हैं।
हमारे लिए आगे क्या ऑर्डर्स हैं? दूसरी जानब हैदर की आवाज़ सुनकर शहरयार के 14 तबक रोशन हो गए। होटल ब्लू रॉबिन एक बदनाम जमाना होटल था। आधी दुनिया जानती थी कि वो होटल असल में फहाशी का अड्डा है। होटल में रेड डालो हैदर, ये लड़की अब हद से बढ़ रही है। छोटी सी सजा तो बनती है। और हाँ, उसको पुलिस स्टेशन छोड़कर शायान को इतला देना। ऑर्डर देकर वो खुद भी होटल के लिए रवाना हो गया। फिर वही हुआ जो शहरयार ने प्लान किया था। एज के माइजा को छोड़कर भाग गया था। पुलिस स्टेशन जाकर माइजा बहुत खौफजदा हो गई थी। ये एक इत्तेफाक था कि जब हैदर ने शायान को फ़ोन किया तो काशान भी उसी के पास मौजूद था। वो दोनों एक साथ पुलिस स्टेशन आए। शायान और काशान उसे घर तो ले गए थे, लेकिन वो उनका एतबार खो चुकी थी। वो दोनों उससे नाराज़ थे, लेकिन अमायजा ने उन्हें मना लिया था। मगर अब वो किसी और गलती की मजाज ना थी। कुछ दिन बाद जब वो वापस यूनी गई तो एजके का रवैया बिल्कुल नॉर्मल था। फिर वो वक्त भी आया जब अमायजा को उसके फरेब का पता चला। वो बहुत बुरी तरह टूट गई थी। शहरयार को हालात का अंदाज़ा था, लेकिन उसने भी शायान को संभालना था, जबकि अमायजा की वजह से वो बहुत परेशान था। उसने अपना फ़ोन साइलेंट पे लगा दिया। वो कुछ वक्त शायान के साथ सुकून से गुजारना चाहता था। वो शायान के ऑफिस गया। वहाँ से शहरयार, शायान और मकान शेफ़ एंड नाइफ्स के लिए निकल गए थे। रेस्टोरेंट पहुंचकर शहरयार की नज़र अमायजा पर पड़ी। वो एजके के साथ थी। शहरयार ने बेसाख्ता अपना फ़ोन निकाला। हैदर और मिन्हा के तादाद में कॉल्स आई हुई थी, लेकिन अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। अरमगान और शायान अमायजा को देख चुके थे। बस एक लम्हे की गफलत हुई थी शहरयार क़याम से, और अमायजा जुल्फ़िकार अपने अपनों की नज़र में अपना मकाम खो चुकी थी। फिर कुछ वक्त का खेलता एजके पकड़ा गया, और अमायजा जुल्फ़िकार शहरयार क़याम के निकाह में आ चुकी थी। शहरयार खुद नहीं जानता था कि निकाह से पहले उसने मायदा से इजहार मोहब्बत क्यों किया था। हालांकि वो अपने दिल में से उसके लिए सिर्फ हमदर्दी का जज्बा रखता था। उनकी शादी को भी एक हफ्ता हुआ था। वो दोनों रात तक खाना खा रहे थे। सुनो, शहरयार ने उसे अचानक मुखातिब किया। सुनाए, अमायजा ने भी बर्जिस्ता जवाब दिया। आपने अपनी पढ़ाई के बारे में क्या सोचा है? मुझे लगता है अब आपको अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर लेनी चाहिए, शहरयार ने बगैर किसी लगी लिपटी के कहा। लेकिन अब मैं वापस पढ़ाई शुरू नहीं करना चाहती, अमायजा ने भराई हुई आवाज़ में कहा। ये तो गलत बात है यार, यूनी नहीं जाना तो प्राइवेट पढ़ लें। शहरयार का अंदाज संजीदा था। मतलब आप हर हाल में मुझे मना के छोड़ेंगे? अमायजा ने शिकवा करना नज़रों से देखा। बिल्कुल, शहरयार ने फर्जी कॉलर चढ़ाया। आप बहुत तेज़ हैं, पता है ना मुझसे आपकी कोई बात नहीं टाली जाती, इसलिए हर बात मनवा लेते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट था। बहुत शुक्रिया बेगम। फ़ाइन, मैं प्राइवेट स्टडी स्टार्ट कर लेती हूँ। बिल आखिर अमायजा को मानना ही पड़ा। इस एक हफ्ते में वो इतना तो जान गई थी कि ये बंदा अपनी बात मनवाने का फन बखूबी जानता है। शहरयार से कहने पर अमायजा ने प्राइवेट पढ़ाई शुरू कर दी थी। साथ साथ उसने दीन को भी पढ़ना शुरू कर दिया। आए रोज़ वो शहरयार से कोई ना कोई इस्लामी बुक मंगवाती रहती थी। एक दिन वो फजर के वक्त शहरयार के कमरे में गई। सुने, उठे ना, उसने आवाज़ दी। शहरयार फ़ौरन उठ बैठा। ये उसकी ट्रेनिंग का नतीजा था कि उसकी आंख बहुत जल्द खुल जाया करती थी। क्या बात है अमायजा, सब ठीक तो है? वो परेशान हो उठा था। वो मैं आपको नमाज के लिए उठाने आई थी। क्या मैं आपकी इमामत में नमाज पढ़ सकती हूँ? उसने झिझकते हुए पूछा। मैं वज़ू करके आता हूँ। कुछ देर बाद वो वज़ू करके आया तो उन दोनों ने एक साथ नमाज अदा की। वैसे आज ये ख्याल कैसे आया आपको? दुआ मांगने के बाद शहरयार ने पूछा। क्योंकि मैं जन्नत में भी आपकी बीवी रहना चाहती हूँ, अमायजा ने नम आँखों से कहा। इंशाल्लाह हम जन्नत में भी साथ होंगे, शहरयार ने सच्चे दिल से कहा। इसके बाद उसने सूरत यासीन की तिलावत की। उसकी आवाज़ इतनी खूबसूरत थी कि अमायजा का दिल गया वो यूं ही पढ़ता रहे और वो बस वो सुनती जाए। उस दिन के बाद फजर की नमाज साथ साथ पढ़ना उन दोनों का मामूल बन गया। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था उन दोनों का रिश्ता बेहतरी की तरफ बढ़ता जा रहा था, और आखिरकार 6 माह की रियाजत के बाद वो शहरयार का दिल मुकम्मल तौर पर जीतने में कामयाब हो चुकी थी। शादी के 2 साल बाद अमायजा टीवी लाउंज में बैठी टीवी देख रही थी। स्क्रॉलिंग करते करते न्यूज़ चैनल लग गया। नाजरीन, आपको खबर देते चले कि लूसीफर ने फिर 2 लोगों को बेदर्दी से कत्ल किया है। ज़राए से मालूम हुआ है कि कत्ल होने वाले लोग रेपिस्ट थे, लेकिन ये लूसीफर कौन है, कहाँ से आया है, इसका मकसद क्या है, किसी को कुछ मालूम नहीं। अमायजा इस बुरी तरह न्यूज़ चैनल देखने में मगन थी कि उसे शहरयार के आने की खबर भी ना हुई। शहरयार ने बहुत गौर से उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देखकर आगे बढ़कर टीवी बंद कर दिया। कहाँ गुम हो बीवी, मेरे आने की भी खबर नहीं हुई।
کچھ نہیں، بس نیوز دیکھ رہی تھی۔ ایسا بھی کیا تھا نیوز میں جو آپ کو میری آہٹ بھی محسوس نہیں ہوئی؟ لوسیفر کے بارے میں خبریں تھیں، آپ کو تو اندازہ ہو گئی۔ آپ تو ISI میں ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے اس کا کام ٹھیک ہے یا نہیں؟ امائزہ نے استفسار کیا۔ اگر یہی سوال میں آپ سے پوچھوں تو؟ شہریار نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ تو میں کہوں گی وہ جو کوئی بھی ہے، میری دعا ہے اللہ اسے ہمیشہ خوش رکھے۔ اس جیسے لوگوں کی بہت ضرورت ہے ہمارے ملک کو۔ جو کام وہ کرتا ہے وہ وردی والے نہیں کر سکتے۔ میں پاکستان کی وزیر اعظم ہوتی تو اسے 21 توپوں کی سلامی دیتی۔ امائزہ کے لہجے میں لوسیفر کے لیے عقیدت تھی۔ اگر میں کہوں کہ میں ہی لوسیفر ہوں تو؟ شہریار برجستہ بولا۔ سچ میں؟ بالکل، میں نے نکاح سے پہلے بھی بتایا تھا یہ دنیا لوسیفر کہتی ہے مجھے۔ آپ اتنی الجھی ہوئی تھی کہ آپ نے غور ہی نہیں کیا۔ اب کیا کہیں گی؟ شہریار نے ابرو اچکاتے ہوئے استفسار کیا۔ پھر میں کہوں گی کہ مجھے فخر ہے آپ پر۔ آپ اپنا خیال رکھا کریں شہریار، آپ میرے لیے بہت خاص ہیں۔ عموماً ایسے ڈائلاگ لڑکے بولا کرتے ہیں، شہریار نے چھیڑا۔ یہ ڈائلاگ نہیں ہے، میرے جذبات ہیں۔ امائزہ نے برا منایا۔ نوازش، بے وقوفوں کی ملکہ۔ شہریار نے دانتوں تلے زبان دبائی۔ ہاں، آپ باگڑ بلے، پاگل لڑکی۔ ان کی نوک جھوک شروع ہو چکی تھی جو ہمیشہ چلتی رہنی تھی۔ شہریار کے ساتھ امائزہ کی زندگی بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ شہریار نے اس کی ہر خواہش پوری کی تھی۔ اب بس تمنا تھی تو گھر والوں کی معافی اور اولاد جیسی نعمت کی۔ ہمایوں خلیل اس کے لیے صرف ایک ڈراؤنا خواب تھا جسے وہ پھر کبھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی، غلطی سے بھی نہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا وہ شہریار کے معاملے میں حساس ہوتی جا رہی تھی اور گھر والوں کی یاد بھی شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ اس دن وہ شہریار کے ساتھ گروسری کرنے اور کھانا کھانے آئی تھی جب اس کے کانوں میں کچھ لڑکیوں کی آواز پڑی۔ یار، ہی سو ہینڈسم، ایک لڑکی نے شہریار پر کمنٹ پاس کیا۔ ہاں یار، اسے تو کوئی فلم سٹار ہونا چاہیے تھا، مسلس تو دیکھو اس کے۔ دوسری لڑکی نے تبصرہ کیا اور بس امائزہ کو آگ لگ گئی۔ وہ ان لڑکیوں کے پاس گئی۔ ایکسکیوز می، یہ جو بندہ ہے نا یہ صرف میرا ہے، اس سے دور رہنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ امائزہ نے ایک لفظ چبا چبا کر کہا۔ اگر ہم دور نہ رہیں تو؟ وہ لڑکیاں کچھ زیادہ ہی ڈھیٹ ثابت ہوئی تھیں۔ تو یہ، امائزہ نے کہہ کر اپنا جوتا نکالا اور وہ لڑکیاں وہیں سے بھاگ گئیں۔ وہ ویسے بھی آج کل جنگلی بلی بنی ہوئی تھی، اس سے کوئی بعید نہ دے وہ کچھ بھی کر گزرتی۔ شہریار جو کب سے اپنی مسکراہٹ روکے ہوئے تھا کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ آپ جیلس بھی ہوتی ہیں مائس؟ اس کے آتے ہی شہریار نے کہا۔ میں تو نہیں ہو رہی جیلس، امائزہ نے صاف انکار کیا۔ ہاں، ابھی ان لڑکیوں کے کمنٹ سن کر جس نے جوتا نکالا وہ تو میں تھا۔ شہریار نے مسکراہٹ دبائی۔ مسٹر شہریار قیام، ساری غلطی آپ کی ہے، امائزہ نے کمر پر ہاتھ رکھ کر لڑاکا عورتوں کی طرح کہا۔ میں نے کیا کیا؟ شہریار نے حیرت سے پوچھا۔ کیا ضرورت تھی اتنا ہینڈسم بن کر پبلک پلیس پہ آنے کی؟ امائزہ کی جلن کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اللہ اللہ! اس کے بعد شہریار نے بڑی مشکل سے امائزہ کا غصہ ٹھنڈا کیا۔ کھانا کھا کر وہ جانے کے لیے اٹھے تھے کہ امائزہ نے شایان کو ایک لڑکی اور ایک 2 سال کے بچے کے ساتھ بیٹھے دیکھا۔ شایان نے اس کو دیکھ کر نظر پھیر لی تھی۔ اس کے دل میں درد اٹھا۔ وہ اتنا خفا تھا اس سے کہ وہ اپنی اکلوتی بہن ہو کر بھی اپنی بھابھی اور بھتیجے سے غافل تھی۔ اس بچے کو پکڑنے کے لیے امائزہ کا دل مچلا لیکن خود پر جبر کیے کھڑی رہی۔ آپ گاڑی میں بیٹھے مائس، میں ابھی آتا ہوں۔ شہریار امائزہ کو بھیج کر خود شایان کی طرف بڑھ گیا۔ امائزہ جیسے ہی ریسٹورنٹ سے باہر آئی، آنسو بھل بھل اس کی آنکھوں سے گرنے لگے۔ اس نے بہت مشکل سے خود کو سنبھالا اور گاڑی کی طرف بڑھنے لگی۔ اکیلے اکیلے کہاں جا رہی ہیں مادام؟ کہیں تو ہم چھوڑ دیں؟ امائزہ جو اپنے دھیان میں چل رہی تھی اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب کچھ باش لڑکے اس کے ساتھ چلنے لگے۔ امائزہ نے ان کو اگنور کر کے آگے بڑھنا چاہا تو وہ پھر سے اس کے سامنے آ گئے۔ اس نے ارد گرد دیکھا لیکن شہریار کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ وہ بہت ڈر گئی تھی۔ دیکھو مجھے جانے دو، خوف اس کے چہرے سے آیا تھا۔ ارے واہ، یہ بلبل تو بولتی بھی ہے، ان میں سے ایک خباثت سے بولا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا لوسیفر امائزہ کے سامنے آ گیا۔ اسٹے اوے فرام مائی گرل، ورنہ باخدا تم لوسیفر کا وہ روپ دیکھو گے جو آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ اس کی آواز اتنی سرد تھی کہ ان لوگوں نے بھاگنے میں ہی عافیت جانی، لیکن ایک بات تو طے تھی، اپنی بیوی پر غلط نظر ڈالنے والوں کی وہ آنکھیں نکالنے والا تھا۔ وہ امائزہ کو لے کر گاڑی میں آ گیا۔ اس کا چہرہ غصے کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا کہ اگر اس کی تھوڑی سی اور دیر ہو جاتی تو کیا ہوتا۔ اس لڑکی کے لیے تو وہ پوری دنیا سے لڑ سکتا تھا۔ ویسے کچھ دیر پہلے کوئی مجھے کہہ رہا تھا کہ میں جیلس ہوتی ہوں،
अमायजा ने उसका मूड ठीक करने की खातिर कहा। मैं अपनी चीज़ों के मामले में बहुत पॉसेसिव हूँ, फिर आप तो मेरे वजूद का हिस्सा हो। आप पर किसी की गलत नज़र मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। कुछ देर के वक्फे के बाद शहरयार ने कहा। शहरयार? जी जान शहरयार, आप मेरी किस नेकी का इनाम है? अमायजा नम आंखों से उसकी तरफ देख रही थी। शहरयार को मालूम था ये सवाल नहीं है। इसके बाद गाड़ी में खामोशी छा गई। घर पहुंचकर अमायजा कमरे में बंद हो गई। शहरयार जानता था कि शायान को देखने के बाद अब सारी रात उसने रोते हुए गुजारनी है। वो बस उसके सामने खुद पर जब्त किए हुई थी। अमायजा जुल्फ़िकार से बेहतर कौन जानता था कि अमायजा के आंसू शहरयार ख़याम को तकलीफ़ देते हैं, और वो अपने शहरयार को तकलीफ़ ही तो नहीं दे सकती थी। अगले दिन शहरयार अमायजा को बगैर बताए शायान के ऑफिस गया ताकि वो उन लोगों को मना सके, वो अमायजा को माफ़ कर दें। उसे ये जानकर खुशी हुई कि वो लोग उसे माफ़ कर चुके हैं। वो उनको लेकर घर आया, अमायजा को आवाज़ दी, और फिर जो हुआ शहरयार ख़याम की हस्ती हिला गया। अमायजा सीढ़ियों से गिर गई थी। हाल शहरयार अचानक माजी के ख्यालों से बाहर आया। उसको अपने चेहरे पर कुछ गीला गीला महसूस हुआ। उसने हाथ लगाकर देखा, वो रो रहा था और उसे खबर भी ना हुई। इतने में शायान उसके पास आया। उसने शहरयार के कंधे पर हाथ रखा। वो ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह, शायान ने भराई हुई आवाज़ में कहा। मैं उनके बगैर नहीं रह सकता शायान, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती असासा है। शहरयार का चेहरा शिद्दत से सुर्ख हो रहा था। हमने उसे कुछ ज़्यादा ही बड़ी सज़ा दी, शायान के लहजे में दुख बोल रहा था। जानते हो शायान, ये हम सब के मामले में बहुत हसास है। पिछले 4 सालों में कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जब उन्होंने तहज्जुद की नमाज में अल्लाह से गिड़गिड़ा कर माफ़ी ना मांगी हो। हम सबकी सलामती की दुआ तो जैसे फ़र्ज़ थी उन पर, अपने लिए तो मांगना भी छोड़ दिया, बस माफ़ी ही मांगती थी हर वक्त। शहरयार की आंखें नम हो गई थीं। फिर वो कमरे से बाहर निकल गया। 1 हफ्ते बाद शहरयार एक केस की फाइल पढ़ रहा था कि वो अचानक वो मायजा की यादों में खो गया। उन दिनों शहरयार को एक केस के सिलसिले में कराची जाना पड़ा, तो वो मायजा को भी अपने साथ ले गया। केस खत्म होने के बाद वो इसे कराची घुमाने ले गया। वो दोनों साहिल समंदर पर नंगे पाँव चल रहे थे। इस वक्त साहिल पर लोग ना होने के बराबर थे। अमायजा, शहरयार ने पुकारा। जी, वो मुतवज्जे हुई। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ अगर आप ना होते तो मेरा क्या होता। आप अब जब भी आपको देखती हूँ तो अपनी किस्मत पर रश्क आता है मुझे। अमायजा के अल्फाज में अकीदत थी। हालांकि बचपन में मुझसे आप हर वक्त लड़ती रहती थी, शहरयार ने उसे छेड़ा। वो तो मुझे लगता था आप कोई साहिर है जिसने मेरे भाई पर कब्जा कर लिया है, जो वो हर वक्त आपका ही जिक्र करते थे। वाह, क्या मासूमियत थी। खैर, साहिर तो मैं हूँ, अब आप खुद को ही देख लो। शहरयार मुस्कुराया। सही कह रहे हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे आपसे इतनी शदीद मोहब्बत हो जाएगी। इतने में उसके प्राइवेट नंबर पर फ़ोन आया तो वह मायजा की यादों से बाहर निकल आया। ये नंबर सिर्फ चंद खास लोगों के पास था। उसने फ़ोन उठाया। शेरी भाई, जल्दी से हॉस्पिटल आ जाएं, अमायजा की हालत अचानक ख़राब हो गई है। दूसरी तरफ अरमगान था। बात सुनने की देर थी कि वो अंधाधुंध भागने लगा। या अल्लाह, उन्हें कुछ ना हो प्लीज़, वो बिल्कुल ठीक हो। वो मेरे लिए बहुत अहम है। मैं गुनहगार सा बंदा हूँ, आपकी रहमत और करम का तलबगार हूँ। वो दिल ही दिल में अल्लाह को याद कर रहा था। जाने कितनी बार उसका एक्सीडेंट होते होते बचा, कितनी बार उसे सिग्नल तोड़ो से कुछ खबर ना हुई। वो गिरता पड़ता अस्पताल पहुंचा। उसे कॉरिडोर में कोई नजर ना आया। उसका दिल डूबने लगा। उसने अमायजा के कमरे का दरवाज़ा खोला। सब लोग वहाँ खुशगपियों में मसरूफ़ दिखाई देते थे। अमायजा बिल्कुल ठीक थी और मुकम्मल होश में थी। वो बेख्तियार सजदे में गिर गया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उसकी ज़ुबान से निकला। सबकी नज़रें शहरयार पर थीं। क्या कोई इतनी भी मोहब्बत करता है किसी से जितनी शहरयार ख़याम अमायजा जुल्फ़िकार से करता था? शहरयार के सजदे से उठने की देर थी और मकान फ़ौरन उसके पास आया। सॉरी शहरी भाई, शायान भाई ने ऐसा करने को कहा था। मैंने मना भी किया था लेकिन वो नहीं माने। अरमगान ने अपने कान पकड़े। शहरयार ने शायान को घूरा। सिर्फ अपनी बीवी की वजह से छोड़ा हूँ तुम्हें। शहरयार ने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा। मजनू, शायान ने उसे खिताब दिया। खलीवली, दफ़ा दूर। शहरयार ने नाक से मक्खी उड़ाई। इसके बाद शहरयार मिस्टर और मिसेस जुल्फ़िकार से मिला। ये वो लोग थे जिन्होंने उसे माँ बाप का प्यार दिया था। तो सब गिले शिकवे ख़त्म हो गए? शहरयार ने मिस्टर जुल्फ़िकार से पूछा। वो तो पहले ही हो गए थे, बस अपनी गुड़िया का सामना करने की हिम्मत नहीं हुई। इसे हमने उसके गुनाह से बड़ी सज़ा दे दी। जवाब कशान भाई की तरफ से आया था। उन्होंने झुककर अमायजा की पेशानी पर बोसा दिया। कुछ देर बाद सब बातें करने के बाद एक एक करके कमरे से निकल गए। अब वहाँ सिर्फ अमायजा और शहरयार मौजूद थे।
شہریار کی نظریں مائزہ پر تھیں۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ کیسی ہو مائز؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ آپ نے مجھے ڈرا دیا تھا۔ مائزہ نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ شہریار؟ جی جانے شہریار۔ وہ ہمتاً گوش ہوا۔ آپ واجب المحبت ہیں۔ اس کی آنکھوں میں شہریار کے لیے محبت، احترام، عزت، انس کیا کیا نہ تھا۔ اسی لیے بچپن میں مجھے تنگ کرتی تھی اور بات بات پر باگڑ بلا کہتی تھی۔ شہریار نے منہ بسورا۔ کیا ہے یار، آپ اچھے خاصے موڈ کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ مائزہ نے اس کے بازو پر تھپڑ مارا، پھر دونوں ہی کہکا لگا کر ہنس دیے۔ زندگی ایک دم بہت خوبصورت ہو گئی تھی، اور یہ بات تو سبھی مانتے تھے کہ شہریار خیام تھا ہی ایسا کہ کسی کو بھی اس سے محبت ہو جائے۔ قدرت ہر کسی کو دوسرا موقع نہیں دیتی، اور جن کو یہ موقع مل جائے وہ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں۔ کوئی لمحہ ہو تیرے ساتھ کا میں عمر بھر کو سمیٹ دوں، میں فنا بقا کے سبھی سفر اسی ایک پل میں گزار دوں۔ 2 سال بعد شہریار اور مائزہ کو اللہ نے 2 جڑواں بچوں سے نوازا تھا۔ ریحام اور اذلان اب 10 ماہ کے ہو چکے تھے۔ وہ گھٹنے گھٹنے چلنے لگے تو پورے گھر میں ادھم مچائے رکھتے تھے۔ ابھی بھی مائزہ ان کو سلا کر فارغ ہوئی تھی۔ وہ کچن میں گئی، 2 کپ کافی بنائی اور باہر باغیچے میں چلی آئی جہاں شہریار ٹہل رہا تھا۔ کافی؟ اس نے شہریار کو مخاطب کیا۔ آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت مجھے کافی کی طلب ہے؟ شہریار نے حیرت سے پوچھا۔ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، مائزہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بچے سو گئے؟ شہریار نے پوچھا۔ ہاں سو گئے، بہت تنگ کرنے لگے اب تو۔ مائزہ سچ میں ان سے بہت پریشان تھی۔ بالکل آپ پر گئے ہیں۔ شہریار نے مسکراہٹ دبائی۔ شہریار؟ جی جانے شہریار، آپ بالکل اچھے نہیں ہیں۔ مجھے تو کسی نے کہا تھا میں واجب المحبت ہوں۔ نہ جانے مائزہ کو تنگ کرنے میں کیا مزہ آتا تھا شہریار کو۔ کوئی پاگل ہی ہوگا جس نے یہ کہا تھا۔ مائزہ نے ناک چڑھائی۔ مطلب آپ مان رہی ہیں کہ آپ پاگل ہیں؟ شہریار! مائزہ نے اس کے نام پر زور دیا۔ شہریار کا کہکا گونجا۔ میں نے کب کہا تھا کہ آپ واجب المحبت ہیں؟ وہ انجان بنی۔ اب جھوٹ تو نہ بولیں آپ۔ کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس کہ میں نے یہ کہا تھا؟ ہیں تو لائیں۔ مائزہ نے شیخی بگاڑی۔ میرے ساتھ رہ رہ کے کافی سمجھدار ہو گئی ہو بیوی۔ آپ مجھے آج بتا ہی دیں، آپ نے مجھے بیگم کہنا ہے، بیوی کہنا ہے یا مائز؟ مائزہ نے کمر پر ہاتھ رکھ کے لڑاکا عورتوں کی طرح کہا۔ جو میرا دل کرے گا، شہریار نے سوچنے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر میں بھی آپ کو وہی کہوں گی جو میرا دل کرے گا۔ مائزہ نے کندھے اچکائے۔ مثلاً؟ شہریار نے ابرو اچکائی۔ مثلاً باگڑ بلا یا زکوٹا جن۔ اپنی بات کہہ کر مائزہ بھاگ گئی۔ شہریار کو جب بات سمجھ آئی تو وہ بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ رکو ذرا، وہ دور سے چلایا۔ ان کی محبت بھری نوک جھوک دن بڑھتی جا رہی تھی، اور یہ ایسے ہی رہنے والی تھی کیونکہ ایک دوسرے کو تنگ کیے بغیر انہیں کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا۔ یہی زندگی کی خوبصورتی تھی، اور اب کوئی تمنا باقی نہ رہی تھی۔ اللہ نے انہیں ہر چیز سے نوازا تھا۔ بھلے ہی کچھ چیزیں انسان کو ناممکن لگ رہی ہوں، لیکن جو آپ کا ہے وہ آپ کے پاس آنا ہی ہے۔ اسے آپ تک پہنچانا اللہ کے ذمہ ہے۔ پھر کیوں انسان حلال کو چھوڑ کر حرام کے پیچھے بھاگتا ہے، جو اس سے حلال کی لذت بھی چھین لیتا ہے؟ کوئی سمجھے تو، کاش کوئی سمجھے۔ کیوں تو اچھا لگتا ہے، وقت ملا تو سوچیں گے۔ تجھ میں کیا کیا دکھتا ہے، وقت ملا تو سوچیں گے۔ سارا شہر شناسائی کا دعوے دار تو ہے، لیکن کون ہمارا اپنا ہے، وقت ملا تو سوچیں گے۔